इस आंसर तक पहुंचने के लिए। और हो सकता था कि यदि एक भी प्लस माइनस हम गलत करते तो फिर आंसर तक पहुंचते भी नहीं इस एग्जैक्ट आंसर पे। तो दूसरे मेथड को हम यहां पे देखते हैं। दूसरे मेथड को हम लोग नोडल एनालिसिस कह सकते हैं। यहां पे क्या होता है, केसीएल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और आपको मैं पहले भी सिखा रखा हूं कि यदि किसी एक सर्किट आपको दे दिया जाए तो उस सर्किट में किसी भी एक नोड को आप ग्राउंड मतलब रेफरेंस पोटेंशियल पे मान सकते हो। और ऐसा यदि है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट में एक इसको ग्राउंड मान लेंगे। और जैसे ही ग्राउंड मान लेंगे तो उसको उसके पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, 0V, 0 वोल्ट लिख सकते हैं। अब यदि मुझे इस नोड का पोटेंशियल पता चल जाए तो इसमें करंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। V माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस V ही हो गया, अपॉन 3 कर देंगे तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो ये हमारा प्राइम अननोन हो गया। ये सेल का ईएमएफ 15 वोल्ट और ये सेल का ईएमएफ यदि 60 वोल्ट दिया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल 15 होना चाहिए। ये ऑलरेडी V है तो क्या मैं इसको V प्लस 15 लिख सकता हूं, क्योंकि V प्लस 15 माइनस V 15 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 60 होना चाहिए। तो दिस माइनस दिस, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो ये 60 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, इसको V माइनस 60 रख दिया। तो जो भी बाकी नोड थे वहां पे हमने इस रेफरेंस में पोटेंशियल लिख दिया। एक अननोन मानने की यहां पे जरूरत पड़ी तो हम कह सकते हैं कि इसमें इक्वेशन भी एक ही से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम बचत आपको दिख रहा होगा। अब करेंगे क्या, यहां पे केसीएल लिखेंगे। केसीएल लिखने के लिए इसमें I1, इसमें I2 और यहां पे I3 लिख दिया। यही I1 आपको यहां पे दिखेगा, यही I2 आपको यहां पे दिखेगा। I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि सभी के सभी आउटगोइंग है, 0 होना चाहिए। तो केसीएल से हमने लिख दिया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए। अब I1 को लिखते हैं। देखो I1 यहां का पोटेंशियल V प्लस 15, यहां का 0, सो V प्लस 15 बाई 3 करेंगे वही I1 हो जाएगा। ये पहला हमने I1 लिख दिया। I2 कैसे लिखेंगे, यहां पे V माइनस 60, यहां पे 0, सो V माइनस 60 बाई 6 कर देंगे, वही I2 हो जाएगा। I2 भी हमने लिख दिया। I3 लिखना हो तो V माइनस 0 V बाई 3 लिख देंगे तो I3 हो जाएगा। तो V बाई 3 लिख देंगे तो ये हो गया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमें यहां पे V निकालना है। बहुत ही सिंपली हम कर सकते हैं इसको, V बाई 3 प्लस 15 बाई 3 5 हो गया, प्लस V बाई 6 और माइनस 60 बाई 6 ये 10 हो जाएगा, प्लस V बाई 3 इक्वल टू 0 हो गया। अब इन सबको V वाले जो एक्सप्रेशन है V बाई 3 प्लस V बाई 6 प्लस V बाई 3, इसको 2V बाई 3 प्लस V बाई 6 कह देते हैं। और यहां पे माइनस 10 और प्लस 5 माइनस 5 जो इधर आके 5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको एलसीएम को 6 लिख सकते हैं। ये 2 टाइम्स हुआ तो ये 4V के बराबर हो जाएगा। ये 1 टाइम्स तो V के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 5। ये हो गया 5V और इक्वल टू 5 इंटू 6, और ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे V इक्वल टू 6 वोल्ट हम लिख सकते हैं कि हमें ये जो अननोन है ये बेसिकली 6 वोल्ट के बराबर आ गया। और जैसे ही 6 वोल्ट आ गया तो क्या आपको दिख रहा है कि नीचे के डायरेक्शन में करंट V माइनस 0 6 बाई 3, 6 बाई 3 कितना होता है, 2 एम्पियर, यही आना था। लेकिन इस मेथड में हम बहुत ही फास्टली पहुंच गए हैं इस 2 एम्पियर पे। अब इससे भी फास्ट कैसे बनाया जा सकता है, या एक और मेथड इसी के इक्विवेलेंट, मतलब यदि एक्यूरेसी की बात करें और टाइम कंजम्पशन की बात करें तो इतना ही समय में बन जाए, वो क्या हो सकता है, तो एलिमेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मेथड थर्ड में हम आ रहे हैं कि आप चूंकि एलिमेंट कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को भी जानते हो और सेल्स के कॉम्बिनेशन को भी जानते हो, ठीक है। सो उस कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए भी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इसमें करंट निकाल सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, और रीअरेंज करके जब सपोज करो कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे पास में यदि ये A और B है, तो क्या मैं A और B के क्रॉस में इस पूरे को एक सेल विथ इंटरनल रेसिस्टेंस मान सकता हूं, और इस पूरे को भी एक सेल विथ इंटरनल रेसिस्टेंस मान सकता हूं। ये सीरीज में जो रेसिस्टेंस है उसको कहीं पे भी कंबाइन कर दोगे, वो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 1 सीरीज में है तो उसको 3 कह सकते हैं, 2 और 4 सीरीज में है तो उसको 6 कह सकते हैं। तो एक 60 वोल्ट ईएमएफ का विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम, और एक 15 वोल्ट ईएमएफ का विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, आपके पास 2 सेल हो गया।
मार्क यहां करना है कि पोलैरिटी गलत ना हो। देखो यहां पे सेंस क्या है, यहां पे लोअर पोटेंशियल, यहां पे हायर पोटेंशियल है, तो यहां पर भी हमने मार्क वैसे ही किया है। ये इस वाले को देखोगे, ऊपर हायर पोटेंशियल नीचे लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर भी हमने ऐसा ही किया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनल रेसिस्टेंस को हमने यहां पे दिखा दिया। अब यदि मैं इस दो सेल को कंबाइन कर देता हूं तो ये सर्किट और सिंपल बन जाएगा और इस 3 ओम में करंट निकालना और आसान हो जाएगा। तो टारगेट हमारा ये हो गया कि इसका सिंपल एक E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट मिल जाए और यहां से हम ये करंट को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दो के लिए कई बार मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे देखो दोनों जो सेंस है वो अलग अलग है, तो इसीलिए 60 जो कि बड़ा है, मैं यहां पे E इक्विवेलेंट लिखूंगा तो E1 R2 मतलब 60 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 60 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 15 टाइम्स ऑफ 6 15 टाइम्स ऑफ 6 अपॉन 3 प्लस 6 3 प्लस 6 कर देंगे और ये वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 3 180 और 15 इंटू 6 90 180 माइनस 90 90 90 बाई 9 और 90 बाई 9 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 10 वोल्ट बेसिकली आपको ये मिल गया है, ये आपको 10 वोल्ट मिल गया। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 3 और 6, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 मतलब 9, ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2 ओम के बराबर हो गया, ये आपके पास में 2 ओम आ गया। अब बताओ ये करंट निकलना कितना आसान हो गया। इस करंट को हम सिंपली ये लिख सकते हैं EMF जो कि 10 है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 और फिर आपके पास में उस आंसर पे आप पहुंच गए कि ये 2 एम्पियर आंसर आना चाहिए ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, जो कि पहले मेथड से भी आया है लेकिन बहुत क्विकली आ गया।